जय हिंद दोस्तों स्टडी टेबल पर आपका स्वागत है। हम इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स और बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स जो हैं उसे लगातार आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे कि असलियत में क्या इंडिया रशिया के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों है, उसके ऊपर डिस्कशन करें। उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप में से आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर GS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे उसमें नेट JRF टाइप क्यों ना हुआ, तो आपके NCERT के जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसी के लिए हमारा कंसेप्टर बैच हमने लॉन्च कर रखा है, और ये जो कंसेप्टर बैच है इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल सिर्फ 500 रुपीज पर एनम यानी एक साल की फीस 500 रुपये रखी गई है। 5 महीने का कोर्स है जिसकी जो हम एक साल के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप आइए और हमारे ऑनलाइन ऐप के ऊपर डाउनलोड करो, या ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो करके एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप कॉल करके भी एडमिशन ले सकते हो, जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडिया और रशिया की दोस्ती। दोस्तों, आपको पता है जब इंडिया आजाद हुआ था, तो इंडिया जब आजाद हुआ तो उसी टाइम पर पाकिस्तान, मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और कोल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ तो असलियत में पार्टीशन ऑफ इंडिया के पीछे कोल्ड वॉर एक बड़ा फैक्टर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन को साउथ एशिया के रीजन में कदम जमाए रखने के लिए एक देश चाहिए था, एक स्पेस चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू सेल्फ क्लेम्ड सोशलिस्ट थे, जो क्लियर वर्ड्स में गरीबों के भले के लिए रिफॉर्म्स की बात करते थे, और उसके अंदर वो क्लियर वर्ड्स में कहते थे, यानी वो किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री के पिछलग्गू बनकर रहने के में इंटरेस्टेड नहीं थे, या उनका एक बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज साफ नजर आ रहा था कि वो यूरोप के पिछलग्गू बनकर रहने को तैयार नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना एक्सपायर करने के बाद थोड़े टाइम बाद लियाकत अली खान जो हैं वो भी चल बसे, और उसके बाद बना पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खास बात है इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसके बारे में हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं कि भैया ये जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिफिशियल स्टेट बनाया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए एक आर्टिफिशियल स्टेट, एक आर्टिफिशियल कंट्री बनाया गया। और यही कारण है कि पाकिस्तान, तभी हमारे S जयशंकर सर का थोड़े दिन पहले बयान आया कि ये जो वेस्ट है, जो आज डेमोक्रेसी चिल्ला रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इन्होंने जो सपोर्ट किया वो इंडिया भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है, और ये खुद भी जानते हैं। तो यहां इंडिया इस चीज को अच्छे से जानता था। और यहां दूसरी बात ये कि जवाहरलाल नेहरू जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते थे तो USSR के अंदर उस टाइम पर 1953 तक तो स्टालिन होते थे, और ये जो स्टालिन है वो जवाहरलाल नेहरू को असलियत में वेस्ट का, जिसे कहते हैं, बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करते थे कि ये वेस्ट का कुत्ता है। स्टालिन का मानना है, इसे मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट ना समझे, स्टालिन कहते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। वो उस टाइम पर था, वो फॉरेन पॉलिसी की क्लास में अब हम डिस्कस करते हैं कि असलियत में क्या था। लेकिन स्टालिन के विचार जवाहरलाल नेहरू के मामले में अच्छे नहीं थे, और वो ये मानते थे कि असलियत में अमेरिका और ब्रिटेन ने जवाहरलाल नेहरू को इंडिया में जानबूझकर इंस्टॉल किया है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी पहली बार नॉन अलाइनमेंट की बात करके, कोल्ड वॉर के पीरियड में नॉन अलाइनमेंट की बात करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, और ये कहा था कि भैया ना तो हम USSR के साथ हैं और ना ही USA के साथ हैं।
स्टार्टिंग के अंदर इंडिया ने क्लियर वर्ड्स में कहा। और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इनिशियल फेज के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ने उस टाइम पर भी पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा प्रेफरेंस दी, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि इंपॉर्टेंट पाकिस्तान था। अब इस चीज को इंडिया पहले दिन से जानता है, समझता है, और क्योंकि इंडिया पहले दिन से इस चीज को समझता है तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का जो रोल है उसको आप नकार नहीं सकते। और ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं वेस्ट को ध्यान में रखते हुए वेस्ट कंट्रीज के, वेस्टर्न कंट्रीज का जो पावर प्ले है, पावर प्ले इन साउथ एशिया, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज पावर प्ले इन साउथ एशिया, इस चीज को इंडिया हमेशा ध्यान में रखता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा एक तरफ पाकिस्तान को रखती हैं और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया को रखती हैं। इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया एज अ नेशन डेवलप हुआ है और नेशन की जो स्पिरिट है इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान कभी भी नेवर अ नेशन, नेवर अ नेशन, ये कभी नेशन था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत जबरदस्ती बनाया गया एक ऐसा भानुमती का कुनबा है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और वेस्ट की दया पर निर्भर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप समझेंगे तो पाकिस्तान को कभी सीएटो का मेंबर बना दिया, सीएटो का मेंबर बना दिया जाता है, कभी सेंटो का मेंबर बनाने की बात की जाती है, कभी उसको वार ऑन टेररिज्म का पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि वो खुद ही इस चीज का पता है, या पूरी दुनिया का टेररिज्म का एक्सपोर्टर तो पाकिस्तान ही है। लेकिन इंडिया इसी चीज को पहले दिन से जानता है कि असलियत में इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। इंडिया को अगर हम यहां देखें तो इंडिया के सामने इसके पड़ोस में एक देश मौजूद है जिसे कहा जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद एक देश मौजूद है जिसे कहा जाएगा चाइना। चाइना के पावर का ही एक, चाइना के पिछलग्गू एक देश यहां पर म्यांमार मौजूद है। और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम यहां पर देखते हैं इंडियन ओशियन में, वो अलग ही लेवल की है। अब यहीं से खेल शुरू होता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान मौजूद है, और अफगानिस्तान के ऊपर उस टाइम पर यूएसएसआर होता था, और अब वो सेंट्रल एशिया मौजूद है, सेंट्रल एशिया। अब यहां प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान के एक तरफ पड़ोस में ईरान और मौजूद है, और ईरान, और यहां से अगर आप देखते हैं तो यहाँ ये अरेबियन पेनिनसुला मौजूद है, और यहाँ पर्शियन गल्फ है। ये है पर्शियन गल्फ, यानी ओपनिंग ऑफ पर्शियन गल्फ और ओपनिंग ऑफ रेड सी दोनों की दोनों में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर पाकिस्तान है। यानी दुनिया का ऑयल जहां से निकलेगा वहां पर पाकिस्तान अगर मौजूद है तो पाकिस्तान पर कंट्रोल का मतलब दुनिया के ऑयल ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करना। दुनिया का अगर पाकिस्तान पर कंट्रोल का मतलब यही है कि आप ईरान, आप अफगानिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया और अरबियन सी, इन सब जगहों पर कंट्रोल कर सकते हो पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने के बाद, या पाकिस्तान पर कैसे ना कैसे डायरेक्ट या प्रॉक्सी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के बाद। यहां इंडिया कहां खड़ा था दोस्तों?
असलियत में इंडिया पहले तो ऑब्वियस सी बात है अपनी जगह तलाश रहा था और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करता था और साफ कहता था कि ना तो हम कोल्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान, ना तो हम अमेरिका वाले पक्ष के कैपिटलिस्टों के साथ, ना सोशलिस्टों के साथ, हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, आप जानो आपका काम जाने। असलियत में दुनिया में सबसे ज्यादा सिचुएशन चेंज तब हुई या इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी होनी शुरू हुई जब पाकिस्तान ने इंडियन ओशियन में अमेरिका के साथ एक सर्कल क्रिएट कर दिया चाइना को मिलाकर, यानी अमेरिका पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना, चाइना म्यांमार, म्यांमार अमेरिका और बीच में श्रीलंका भी, बीच में श्रीलंका भी, यानी ये एक पूरा सर्कल क्रिएट हो गया अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इन तीन देशों का, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडिया की लड़ाइयां हो चुकी थी। अमेरिका किसी भी सूरत में इंडिया को दबाए रखने की कोशिश कर रहा था। 72 में तो निक्सन बाद में गए हैं, उससे पहले पहले सिग्नल्स मिलने शुरू हो चुके थे कि पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्ती करवाने का। इंडिया वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को वेस्ट जो है वो भर भर के हथियार दे रहा था, दूसरी तरफ चाइना के साथ अमेरिका की दोस्ती हो चुकी थी और चाइना म्यांमार की दोस्ती खुली तरीके से उजागर थी और श्रीलंका भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था या यूं कहीं दबाव बना रहा था। यानी एक तरीके से इंडिया को घेर कर खड़ा कर लिया गया और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये और खासकर अमेरिका और अमेरिका के दोस्त देश नाटो, ये ऐसे लोग थे कि इन्होंने सबसे पहले याहिया खान को सपोर्ट किया। याहिया खान से पहले अयूब खान का तो अमेरिका के अंदर खुली कार के अंदर रोड शो करवाया गया। उसके बाद अगर आप जियाउल हक की बात करें तो जियाउल हक के टाइम पर भी इंडिया को खुले तौर पर अपोज करने के लिए और पाकिस्तान को सम्मान देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए खुलकर मामले को, मतलब पाकिस्तान को हथियार दिए गए, पाकिस्तान को मजबूत किया गया। जैसे जैसे पाकिस्तान मजबूत हो रहा था, इंडिया की टेंशन्स बढ़ रही थी। इंडिया ने पूरी दुनिया के सभी देशों से रिक्वेस्ट करी कि भाई ऑब्वियस सी बात है कुछ हथियार हमें भी दो। यही वो बयान है जब हमारे एस जयशंकर सर कह रहे हैं कि जिस समय पर इंडिया को हथियारों की जरूरत थी और इस इंडिया को पूरे वेस्ट ने हथियार देने से जिस समय पर मना कर दिया, उस समय यूएसएसआर आया था इंडिया को बचाने। तब हमें हथियारों की सप्लाई यूएसएसआर से हुई थी। जब हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था तब यूएसएसआर आके हमें बचा रहा था। यही तो सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। तब यूएसएसआर आके हमें बचा रहा था या तब यूएसएसआर ने आके हमें बचाया था। और जब ये सिचुएशन है कि तब यूएसएसआर ने आके हमें बचाया, तो यहीं से तो मामला आगे बढ़ेगा, यहीं से आगे बढ़ेगा मामला यहां से आगे बढ़ा और इंडो यूएसएसआर अलायंस एक तरीके का सामने आया। ये वही दौर है जब 1971 वॉर के अंदर 1970 वॉर के अंदर पूरी दुनिया, जब अमेरिका और ब्रिटेन इंडिया को धमकाने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और सब चीज़ें भेज रहे थे, रशिया की पनडुब्बियां देख के सारे यू टर्न लेके भाग गए। इंडिया उस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अकेला खड़ा हुआ था।
ये सिचुएशन लगातार चली। कब तक चली? ये सिचुएशन लगातार अप्रॉक्सीमेट 2000 के आसपास तक चली। लेकिन 2000 के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी तक इंडिया के बारे में इंडिया के बारे में जो वेस्ट का ख्याल है वो असलियत में ये है, ये इंडिया हो गया। इंडिया के बारे में अभी तक वेस्ट का ख्याल ये था कि भाई ये चाइना से किसी भी तरीके से निपटेगा, और इधर जो है पाकिस्तान की अब अमेरिका को ज़रूरत नहीं बची, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के स्टेक्स ख़त्म होते हुए नज़र आए, और ईरान जो है वो भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डील पे अगर आने में कामयाब हुआ तो आने वाले समय में पाकिस्तान की वेस्टर्न कंट्रीज़ को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन राइजिंग चाइना वॉज अ थ्रेट टू अमेरिका एंड अमेरिकन डोमिनेंस। बढ़ता हुआ जो चीन है, राइजिंग चाइना, वो अमेरिका और अमेरिकन डोमिनेंस के लिए एक थ्रेट है, एक चैलेंज है। और क्योंकि बढ़ता हुआ चाइना अमेरिका और यूरोपियन डोमिनेंस के लिए एक चैलेंज था, इसलिए पहली बार अमेरिका को महसूस हुआ कि अब उसे अपनी जो पॉलिसी प्रो पाकिस्तान, सपोर्ट पाकिस्तान एंड इग्नोर इंडिया वाली जो सपोर्ट पाकिस्तान और इग्नोर इंडिया वाली जो पॉलिसी थी, समझे, वो पॉलिसी बदलनी पड़ी। और पहली बार अमेरिका आगे बढ़कर दिखाने लगा कि पाकिस्तान को हम इग्नोर कर रहे हैं और प्रो इंडिया पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी पावर है जो हिमालयाज़ के मैदान जंग में चाइना को रोक सकता है। और हिंदुस्तान ही ऐसा है, अमेरिका के बाद इंडिया ही एक ऐसी पावर है जो चाइना के दांत खट्टे कर सकती है, आंखों में आंखें डाल के धो सकती है। लेकिन अमेरिका का एक बिहेवियर है, अमेरिका का क्लियर कट बिहेवियर ये है, शुरू से बिहेवियर ये रहा है कि अमेरिका के एक जो हेनरी ने, जो क्या नाम है, निक्सन होते थे, आइजन हार्वर नहीं, आई फॉरगॉट हिज नेम, उनका एक स्टेटमेंट था, इफ यू आर एन एनिमी ऑफ अमेरिका यू मस्ट हैव अ फियर। अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपको डर होना जरूरी है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आपको ज्यादा डरना चाहिए। उनकी इस स्टेटमेंट के आज तक बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं। शायद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के मेंबर्स हैं वो इस चीज को समझ चुके हैं कि असलियत में इंडिया अगर अमेरिका का दोस्त बन रहा है तो ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का एक बिहेवियर है कि दोस्ती हमारी और आपकी बराबरी के नाम पर नहीं है। तुम्हें मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हेनरी किसिंजर नाम है जिन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी अमेरिका दुनिया गली के एक उस गुंडे की तरह है जिसके पास पैसा भी है, पावर भी है, गाड़ियां भी हैं, बंदूकें भी हैं, सब है। अब वो ये कहता है कि मेरे जो बाकी मोहल्ले वाले हैं, अगर वो ये कहते हैं वो मेरे दोस्त हैं तो उन्हें मानना चाहिए कि वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन वो मेरे दोस्त तभी तक हैं जब तक मेरे सामने नहीं बोल रहे और मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं और मेरे किए इशारे पर नाच रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें अपना दोस्त कहने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन मैं जो डिसाइड करूंगा वो वैसा ही करेंगे। यानी वो मेरे दोस्त नहीं, वो मेरे पिछलग्गू हैं, मेरे चमचे हैं। ये अमेरिका का एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड खतरनाक है। अमेरिका का ये एटीट्यूड है और ये जो एटीट्यूड है ये खतरनाक है, जबरदस्त लेवल पर खतरनाक है। इसे समझने की जरूरत है। असलियत में ये मामला समझेंगे तो आपको अलग ही लेवल पर समझ में आएगा।
कि अमेरिका ब्रिटेन के साथ व्यवहार हो गया, चाहे फ्रांस के साथ हो गया, चाहे न्यूजीलैंड के साथ हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ, जो जर्मनी के साथ, जो भी यूरोपियन कंट्री है, उन सब के साथ अमेरिका का शुरू से यही बिहेवियर रहा है कि आपको केवल दोस्त कहने की परमिशन है, बाकी डिसीजन मैं लूंगा और आप मेरे को फॉलो करेंगे। इंडिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, पहला चाइना था, चाइना भी ऐसा ही था, इंडिया भी ऐसा ही है, जो असलियत में अमेरिका का पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है। इंडिया अमेरिका से सिर्फ ये कह रहा है कि भैया तेरी मेरी दोस्ती है और दोस्ती बराबरी की है, आप जो कहें मैं वो करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी मेरी दोस्ती है और आपकी मेरी दोस्ती असलियत में इशू वाइज है। इशू वाइज का मतलब है कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें इंडिया का कंसर्न है तो इंडिया के लिए आप दोस्त हैं, वरना आप भाड़ में जाओ। जैसा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का व्यवहार था, इंडिया टके सा वैसा ही व्यवहार कर रहा है कि अगर आप का जो मुद्दा है वो मेरे लिए कंसर्न का इशू है तो मैं वहां हूं, और अगर वो मेरे लिए कंसर्न का इशू नहीं है तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा अपनी लुटती हुई, अपनी डूबती हुई दुनिया का या अपनी लुटती हुई व्यवस्था का। जैसे अमेरिका ने कहा क्वाड बना रही हैं, इंडिया कहता है बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया क्वाड बना दिया गया, अब जैसे ही क्वाड बनाया गया, अब उसके एक्सपेंशन में कभी कह रहा है साउथ कोरिया हम आएंगे, कभी क्या नाम है कनाडा कह रहा है हम आ रहे हैं, और कभी कह रहा है साउथ अफ्रीका के हम आ रहे हैं। भैया साउथ अफ्रीका के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कनाडा के आने से तो प्रॉब्लम है ना इंडिया को। अमेरिका कह रहा है कनाडा के आने में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया कहता है कनाडा के आने में सारी प्रॉब्लम है। मैं उस देश के साथ कैसे बैठ सकता हूं जो देश मेरे देश को तोड़ने के लिए खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, मैं तो नहीं आने दूंगा उसको। सोच कर देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि इंडिया क्लियर वर्ड्स में कह रहा है अगर क्वाड ऐसा है तो हम नहीं आ रहे। दूसरा, आज भी क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बन सकता था अगर इंडिया उसके अंदर अड़ियल रवैया ना अपनाए और ये कहे कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं बनेगा, बाकी सारे अलायंस बन जाएंगे। मैं किसी मिलिट्री अलायंस का आज भी हिस्सा नहीं हूं, मैं आपस में एक दूसरे से कॉपरेशन का हिस्सा रखता हूं, मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं हूं। और यही एक कारण है क्योंकि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं बनने दे रहे, इसी वजह से साउथ कोरिया की एंट्री को भी यहां पर मना कर रखा है कि जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया, कभी भी इनकी लड़ाई हो सकती है, और अगर इनकी लड़ाई होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि इंडिया को ना चाहते हुए भी साउथ कोरिया के एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, जबकि उस मुद्दे में इंडिया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी सबसे मेन बात यहां पर यह होती है कि यहां अमेरिका कितना भी कुछ भी वादा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अमेरिका का जो बिहेवियर है और जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है उस पर पहले दिन से सवालिया निशान लगे हुए हैं। चाइना और ताइवान के मामले में अगर देखा जाए तो ताइवान की सरकार को इग्नोर करके जिस तरीके से चाइना को परमानेंट सीट अलॉट कर दी गई थी 1967 में, वो सीधा सीधा एग्जाम्पल था कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है वो और किसी का दुश्मन नहीं है, उसके केवल अपने इंटरेस्ट हैं। अगर इंटरेस्ट में होगा तो दोस्ती अच्छी, इंटरेस्ट में नहीं होगा तो दुश्मनी अच्छी। जो दूसरा, जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर भागा, पिछली बार जीत के निकला और पाकिस्तान को वहां का चौधरी बना दिया, और जिस तरीके से पाकिस्तान इस बार वहां अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के भागा, वो भी इंडिया की नजरों में खटक रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को भेड़ियों के हाथों बट जाने के लिए, टूट फूट के लिए छोड़ दिया और इस सारे एरिया के अंदर रायता फैलाने का एक जरिया बना दिया, उससे भी इंडिया को चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। और जो हाल आज के दिन यूक्रेन का हुआ है, यूक्रेन को अमेरिका ने एक तरीके से अपने हथियारों की मंडी बना रखा है।
अपने हथियारों की मंडी बना रखा है। यूक्रेन जब अपने हथियारों के बिल देखेगा अमेरिका से खरीदे हुए तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि यूक्रेन की इकोनॉमी अमेरिका की बंधक बनी हुई नजर आएगी। भले ही उसके बाद वो नाटो का हिस्सा ना हो, लेकिन डिपेंडेंट तो अमेरिका के ऊपर होगा। इस लड़ाई में अमेरिका से वो इतने हथियार, गोला बारूद और सब चीजें खरीद चुका है। यही हाल पोलैंड से लेकर बाकी दुनिया के दूसरे देशों का हो चुका है, जहां आपको खुले तौर पर नजर आएगा कि हालात नॉर्मल नहीं है। हालात जो हैं इस समय पर काफी ज्यादा एबनॉर्मल हैं और वो सारे हालातों का फायदा केवल और केवल अमेरिका उठा रहा है। और अमेरिका ये स्ट्रेटेजी केवल उस समय की अपना रहा है। मतलब ये स्ट्रेटेजी अमेरिका पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी इस्तेमाल कर चुका है और वर्ल्ड वॉर 2 में तो खुल के इस्तेमाल करा है। और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन बना बना के जिस तरीके से अपने हथियार बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेचता है, वो दुनिया को इस समय पर रिकॉर्ड्स की फॉर्म में मालूम है। लेकिन दुनिया बोल नहीं पाती क्योंकि अमेरिका के ऊपर उनकी इकोनॉमी और सब चीजें डिपेंडेंट हैं। और इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया, प्रॉब्लम क्या है, ये खास बात है कि इंडिया उस समय अमेरिका के सामने नहीं झुका था जब हमारे खाते में 1 रुपया नहीं था, और इंडिया ने उस समय पर सिर्फ थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज किया कि इकोनॉमी खोल दी और उसके बाद खुलकर जो तरक्की करी। आज के दिन इंडिया अपने दम पर इकोनॉमी से लेकर हर चीज के मामले में खड़ा हुआ है, अपने दम पर खड़ा हुआ है। अब ऐसे में रशिया उस समय भी इंडिया का सपोर्ट करता है जिस समय रशिया डूब रहा था। उस समय भी जाते जाते इंडिया को 2 क्रायोजेनिक इंजन दे गया रशिया इंडिया को 2 क्रायोजेनिक इंजन दे गया। ये सोच कर देखिए, 2 क्रायोजेनिक इंजन दे गया। और स्पेस टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया। सोच कर देखिए, 71 से लेकर 2021 तक 50 साल इंडिया और रशिया की दोस्ती के हो चुके हैं। उन 50 सालों में अमेरिका ने हमेशा अपने दोस्तों को धोखा दिया और अपने दोस्तों को सिर्फ उनके बाजार के अंदर अपने हथियार और दूसरी चीजें बेचकर पैसा कमाया। रशिया ने इंडिया के साथ कभी पैसा नहीं कमाया। ये तो इंपॉर्टेंस हो गई रशिया के बिहेवियर की कि रशिया ने कभी भी धोखा नहीं दिया और वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान के मामले में हमेशा इंडिया के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट देने की कोशिश करी। आज ये कुत्तों की तरह जो भौंक रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, यकीन मानिए पाकिस्तान दोबारा इनको, इंडिया बहुत अच्छी इस बार सरकार है कि असलियत में अमेरिका के साथ संबंध, दोस्ती का संबंध बनाने के लिए से पहले एक बार चेक तो कर लिया जाए कि क्या वो दोस्त बनने लायक है, क्या उसमें दोस्ती का पेशेंस है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक सेकंड क्लास कंट्री के रूप में बनाकर रखना चाहता है, जो अमेरिका के कहे अनुसार अपनी फौजें बॉर्डर पर भेजे और आंख बंद करके अमेरिका से हथियार खरीदे। तो इंडिया को एक चीज साफ नजर आई कि इंडिया ने थोड़ा थोड़ा जैसे ही सच्चाई को बोलना शुरू किया, वैसे वैसे अमेरिका ने इंडिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान को दोबारा से वैसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जैसे किसी टाइम पर पहले, मतलब 2015 से पहले, या यूं कहें 2000 से पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल इंडिया को दबाए रखने के लिए करता था। पाकिस्तानी उछले उछले घूम रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन पाकिस्तानियों को एक चीज शायद अभी भी समझने में टाइम लगेगा कि बेटा अमेरिका किसी का सगा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान उस प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या की तरह है जिसे जो थोड़े से नोट दिखाएगा वो पाउडर लिपस्टिक लगा के उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगी। पाकिस्तान नाम का देश दुनिया की उस वेश्या की तरह है। इसकी कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग अपने, इनका जो एलीट क्लास है वो अपने लोगों का सगा नहीं है। ये ही कारण है कि इंडिया जानता है कि वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी तुम्हारी उस लेवल पर दोस्त नहीं हो सकती जिस लेवल पर रशिया दोस्त हो सकता है। भले ही रशिया इस समय कमजोर पड़ रहा है, भले ही रशिया इस समय डूब रहा है, लेकिन यूक्रेन मामले के अंदर ह्यूमन राइट से लेकर हर मामले में इंडिया खुले तौर पर रशिया को भले ही सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन खुले तरीके से अपोज भी नहीं कर रहा। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इन वेस्टर्न कंट्रीज का वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम पर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ
जो है इस्तेमाल करना है और इंडिया इस चीज को बाखूबी जानता है। और इंडिया ये भी जानता है कि आज के दिन चाइना को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के साथ बहुत ज्यादा पंगा नहीं ले सकती, वो दबी हुई हैं, उनकी हालत खराब है। इस वजह से इंडिया, और सबसे बड़ी बात, इंडिया इस टाइम पर बहुत ज्यादा सा डिपेंडेंट भी नहीं है। और अगले 20 साल अगर इसी तरीके से मजबूती के साथ सरकार चलती रही तो यही वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट हैं, यही वेस्टर्न कंट्रीज और यही अमेरिका आने वाले समय पर इंडिया पर डिपेंडेंट होगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो इस सदी का सबसे बड़ा चेंज होगा वेस्टर्न कंट्रीज के डाउनफॉल के ऊपर। और यही एक बेसिक कारण है कि इंडिया जो है अपनी ताकत को जानता है और अपने पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ रहा है। बाकी दोस्तों आप अपना बताइए कि आपके विचार के अंदर ये ऐसा क्या है कि इंडिया रशिया के इसका साथ क्यों नहीं छोड़ रहा और पूरी दुनिया से क्यों लड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया से असलियत में रशिया के नाम पर कम और दुनिया को उसकी सच्चाई उसी के शब्दों में बताने का एफर्ट ज्यादा है। बाकी वक्त बताएगा दोस्तों, समय के अनुसार फिर डिस्कस किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में मामला क्या है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।